बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये वीलॉग ख़ुसूसी तौर पर मेरे इस्तीफ़े के हवाले से है, क्योंकि कुछ देर पहले ट्विटर पर मैंने बतौर एंकर पर्सन सुनो न्यूज़ अपने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया और उसके बाद से बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल्स की हैं, मैसेजेस आए हैं, कमेंट्स आए हैं, बहुत सारे सवाल हैं जी क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ। बहुत सारे लोगों ने बड़ा कंसर्न शो किया, उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ लोगों के हवाले से मुझे ये भी खबर आई है कि वो बड़े खुश हैं, तो जो लोग खुश हैं उनको उनकी खुशी मुबारक हो, उनका भी शुक्रिया। असल में होता ये है कि हमारी जो ये इंडस्ट्री है ना जी, इसमें बड़ा कट थ्रोट कंपटीशन है। हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि उसे अच्छी नौकरी मिले, अच्छा पैकेज मिले, अच्छा स्लॉट मिले, ज़्यादा नोटिस हो, ज़्यादा रजिस्टर हो। तो जब भी इस तरह की कोई खबर आती है कि कहीं पे कोई स्पेस बनी है, कोई जगह खाली हुई है, तो बहुत सारे लोग उसको टारगेट करते हैं कि बेहतर पैकेज के साथ हमें ये जगह ऑफर हो जाए। तो कुछ लोग तो इस वजह से खुश होंगे, लेकिन कुछ फिर इस वजह से खुश हैं, जो खबर मेरे तक आई है कि जी ये बड़ा हीरो बन रहा था, बड़ा बोल रहा था, तो इसके साथ ठीक हो गया है, तो जो भी हुआ है इसके साथ ठीक हो गया, बड़ा हीरो बन रहा था। वो फिर इस तरह के लोग होते हैं ना, जो खुद हिम्मत नहीं कर पाते हैं बोलने की, और वो कहते हैं कि जी गो विद द फ्लो और हालात के बिल्कुल ऐन मुताबिक चलो और तत्ती धूप हम तक ना पहुँचे किसी भी सूरत। तो वो जब दूसरे कोई बोलते हैं या ज़रा जुर्रत के साथ बोलते हैं तो वो नोटिस भी होते हैं ज़्यादा, तो लोग उनको पसंद भी करते हैं और लोग उनको हक और सच की आवाज़ भी समझते हैं। तो फिर वो लोग कहते हैं कि अच्छा बहुत ही रोबंद है, ठीक है, इसके साथ ही हो गया, ठीक हो। तो इस तरह की, तो वो कुछ लोग इस वजह से भी खुश हैं। तो लेकिन वो जो उनकी खुशी है उनको मुबारक हो भाई। हर किसी की, हर शख्स की अपनी चॉइस है कि वो उसको किस चीज़ में खुशी मिलती है। लेकिन उनकी खुशी पे मुझे वो शेर याद आ गया एक, वो नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान साहब बड़े सीनियर एक पॉलिटिशियन गुजरे, बड़ी मुफाहमत की सियासत करते थे। तो उनका एक क्लिप एक दफ़ा मेरी नज़र से गुजरा, जिसमें वो एक वो ओवरऑल तो जितने भी इशार उन्होंने पढ़े वो रीख्ता के एक आला मेयार को दिखाते हैं, यानी कि उसका इजहार करते हैं। मतलब कि क्या कमाल शायरी है वो इशार जो है। लेकिन उसमें एक शेर है कि एक बर के बला कूंद गई सारे चमन पर, तुम खुश कि मेरी शाख नशे मन ही जली है। तो यानी कि जो लोग खुश है ना कि मेरी शाख नशे मन जली है, इसकी नौकरी चली गई, अच्छा हुआ, या ये इसको रिज़ाइन करना पड़ गया, अच्छा हुआ, जो इस वजह से खुश हैं उन्हें ये अंदाज़ा नहीं है कि ये तो कुछ भी नहीं है। ये क्या है कि मेरी एक नौकरी से मुझे इस्तीफ़ा देना पड़ गया, मैं मुस्ताफ़ी हो गया, वक्ती तौर पर जो मेरी तनख्वाह थी वो ख़त्म हो गई। और भाई एक बर के बला कूंद गई सारे चमन। देखें क्या क्या किस किस चीज़ का सत्यानाश हो गया। ये जो भी इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन है पाकिस्तान में, उस सिचुएशन के नतीजे में ये जो बिजली गिरी है, कौन सा इदारा ऐसा है जो कि उससे मुतासर नहीं हुआ। अदलिया की क्या हालत है, मीडिया की ओवरऑल क्या हालत है, पार्लियामेंट, पॉलिटिशियन, सियासी जमातें क्या हालत है, इस्टेब्लिशमेंट को किस नज़र से लोग देख रहे हैं, उसके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। तो एक बर के बला कूंद गई सारे, बल्कि मैं अब वो पूरे इशार आपको सुनाता हूँ, बड़े कमाल है, और उसके बाद अपने इस्तीफ़े की वजूहात आपसे बयान करूँगा। वो है जी कि फिर शोर सलासिल में सरूरे अज़ली है, फिर पेश नज़र सुन्नते सज्जादे वली है, गारत करिए अहले सितम भी कोई देखे, गुलशन में कोई फूल न गुंचा न कली है। एक बर के बला कूंद गई सारे चमन पर, तुम खुश के मेरी शाख नशे मन ही जली है। कब अश्क बहाने से कटी है शबे हिजरां, कब कोई बला सिर्फ दुआओं से टली है। दो हक को सदाकत की शहादत सरे मक्तल, उठो कि यही वक्त का फरमाने जली है। हम राह रवे दश्ते वाला रोज़े अज़ल से, और काफिला सालार हुसैन इब्ने अली है। तो ये इशारे हैं बड़े ख़ूबसूरत जो नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान साहब ने पढ़े थे, और मैं अक्सर इन्हें पढ़ता हूँ और बड़ा मज़ा आता है इन्हें पढ़ने का। तो बहरहाल वो मकसद यही था कि वो जो लोग खुश हैं कि जी बैरिस्टर साहब बड़ा हीरो बन रहा सी, तो बैरिस्टर साहब नाल ठीक हो गया, बैरिस्टर साहब ने इस्तीफ़ा देता है। देखिए मैं अर्ज़ करूं, गुजारिश ये है कि पैसे आते तो किसी को बुरे नहीं लगते, नौकरी किसी को बुरी नहीं लगती है। जो मिसाल के तौर पे, और मैं ये भी अर्ज़ करूं कि
ऐसा नहीं है कि मैंने खुशी से इस्तीफ़ा दिया है, ऐसा नहीं है कि मुझे तकलीफ़ नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेरे इसके लिए कोई नताइज नहीं है, सभी कुछ है। और पैसे आते किसे बुरे लगते हैं भाई। और मैं जितने पैसे कमा रहा था इस नौकरी से, अगर सिर्फ मैं और कोई काम भी ना करता, यही नौकरी करता चला जाता, तो जितने पैसे मुझे हर महीने मिलते थे इस नौकरी से, मुझे और कोई काम करने की ज़रूरत नहीं थी अपने आप को सस्टेन करने के लिए, अपने बच्चे पालने के लिए, अपने मामलात चलाने के लिए। इतने पैसे मुझे मिल रहे थे। लेकिन मेरे पास जो चॉइस थी, आई वॉज इन अ डायलेमा, आई टेल यू। चॉइस ये थी कि मैंने जो करियर शुरू किया था बतौर एंकर पर्सन, वो इस वजह से किया था कि ये बोलना मेरा पैशन था। और ख़ास तौर पे इससे पहले मैं टीचिंग करता था, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, दीगर कुछ इंस्टीट्यूशंस में मैंने पढ़ाया है। तो वहाँ पर जब मैं पढ़ाता था और बोलता था क्लासरूम में बच्चों के सामने, तो वो पढ़ाने के बाद फिर भी मेरी तसल्ली नहीं होती थी। मुझे मेरे दोस्त कहते थे, यार मियाँ तेरी लाइफ तो सेट है, तू मतलब कि बारट लॉ भी कर रहा है, वकालत भी कर रहा है, पढ़ा भी रहा है बड़े प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में। तो मैं उन्हें कहता था, नहीं यार, आई वॉन्ट अ बिगर ऑडियंस, मुझे एक बड़ा क्राउड चाहिए जिससे मैं अपने ख्यालात का इजहार कर सकूँ। तो वो कहते थे, वो क्या? मैंने कहा, मिसाल के तौर पे अगर मुझे टेलीविज़न पे बोलने का मौका मिले। और इवेंचुअली अल्लाह ताला ने मुझे वो मौका दिया, अल्लाह ताला ने मेरी उस ख्वाहिश को पूरा किया, मुझे टेलीविज़न पे बोलने का मौका मिला 2010 में पहली दफ़ा। और तब से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं टेलीविज़न पर बोल रहा हूँ। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं जो टेलीविज़न पर बोल रहा हूँ ना जी, ये मैं इस वजह से नहीं बुनियादी तौर पर बोल रहा था कि नौकरी बड़ी अच्छी है, पैसे बड़े अच्छे मिलते हैं, तनख्वाह बड़ी अच्छी है, बच्चे बड़े अच्छे तरीके से मैं पाल सकता हूँ। ये मैं इस वजह से बुनियादी तौर पर कर रहा था क्योंकि ये मेरा पैशन है। बोलना और दिल की आवाज़ लोगों तक पहुंचाना मेरा पैशन है, एक आइडियलिज्म है। जब मैं टेलीविज़न पर बोलता हूँ और लाइव बोलता हूँ और लोग मुझे सुनते हैं, और उस टाइम पे फिर जो मुझे सही लगता है, एंड आई एम वेरी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि ये अल्लाह ताला ने मुझे जो बोलने की सलाहियत दी है, उसको बुरोकार लाते हुए मैं लाइव जा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचा रहा हूँ। तो मेरा जो कॉन्टेंट है वो ऐसा होना चाहिए कि जिससे मेरा ज़मीर मुतमइन हो। तो वो जब मैं बोलता हूँ, अपने पैशन को फॉलो करता हूँ, परसू करता हूँ, उसमें अगर कोई जुल्म, ज़्यादती, जबर देखता हूँ, कोई ऐसा मामला देखता हूँ जिसमें मुझे लगता है कि आवाज़ उठानी बनती है, तो फिर मैं उस पर आवाज़ उठाता हूँ। तो अगर मैं उस पर आवाज़ ना उठा सकूँ, अगर मैं बोल ना सकूँ, अगर उसके ऊपर मुझे कई दफ़ा सोचना पड़े कि मैं बोलूँ कि ना बोलूँ। वो एक ड्रामा होता था मुझे याद पड़ता है, मेरे ख्याल में पीटीवी का, उसमें एक शख्स जो है वो इलेक्शन कैंपेन कर रहा होता, तो वो कहता अब मैं बोलूं कि ना बोलूं, मेरे ख्याल में इस तरह। तो मैं हर बार अगर मिसाल के तौर पे बैठ जाऊं अपना टेलीविज़न के सामने और माइक पकड़ के, उसके बाद फिर दिल में मेरा इतना कुछ है बोलने के लिए, एंड आई एम वेरी पैशनेट एंकर। मेरे तो इंट्रोज मशहूर इस वजह से हैं कि जी बैरिस्टर बोलता है तो वो अपने दिल से बोलता है, और मैंने आज तक कभी प्रॉम्प्टर फॉलो नहीं किया, जो मेरे दिल में आता है वो मैं बोलता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आई टॉक सेंस। तो लेकिन अगर माइक मुझे दे दें और उसके बाद मुझे बिठा दें, और मतलब कि मुझे टीम भी मिले और मुझे सेट भी मिले और मुझे चैनल भी मिले और मुझे प्लेटफॉर्म भी मिले और मैं लाइव भी जा रहा हूं, और उसके बाद फिर मैं 10 दफ़ा सोचूं लाइव जाने से पहले कि अब मैं बोलूं कि ना बोलूं, तो फिर मैं क्या बोलूं? ठीक है ना, सीधी बात है। तो उसमें फिर मेरे लिए अब ये था कि या तो मैं नौकरी कर लूं, मतलब कि जैसे कि आराम से अच्छे बच्चों की तरह नौकरी की जाती है वैसे मैं नौकरी कर लूं, या फिर मैं अपना पैशन अपने पास रख लूं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना पैशन अपने पास रख लेता हूँ। आई एम विलिंग टू गिव अप ऑन माई जॉब, आई एम विलिंग टू गिव अप ऑन माई सैलरी। जो पैसे मैं कमा रहा था, बड़े अच्छे कमा रहा था, तो मैं उस पर गिव अप करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आई एम नॉट विलिंग टू गिव अप ऑन माई पैशन। क्योंकि अगर इफ़ आई गिव अप ऑन माई पैशन तो फिर फ़ायदा कोई नहीं है। मतलब कि फिर मेरी एक सेंस कोई मुझे सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं है। मुझे नींद अच्छी नहीं आती, मेरा ज़मीर मुतमिन नहीं होता। यही मसला था, यही रौला था भाईजान, सीधी सी बात है। तो इस वजह से फिर आई डिसाइडेड कि मैं अपना पैशन रख लेता हूँ। मसले बहुत सारे। अब मैं एक बात करता हूँ आपसे, मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब का एक पेज फटा, एस्टैब्लिशमेंट के साथ मसाइल बहुत ज़्यादा हो गए। इमरान खान के दौरे हुकूमत में इमरान खान पे मैंने तनकीद की, और मैं अपना फ़र्ज़ समझता था इमरान खान की हुकूमत पे तनकीद करना, क्योंकि इमरान खान मुझे
वैसे तो पसंद था एक क्रिकेटर के तौर पे, फिलैंथ्रोपिस्ट के तौर पे और एक पॉलिटिशियन के तौर पे भी, और मुझे बेहतर लगता था बाकियों से। लेकिन जब इमरान खान की हुकूमत बनी और वो प्राइम मिनिस्टर बने, और उसके बाद फिर मैंने देखा कि इमरान साहब की हुकूमत में कुछ मामलात दुरुस्त नहीं हैं, तो अब मैं फिर एक डायलेमा था। और फिर उस टाइम पे भी मामलात तो इस तरह के होते थे कि जी कुछ प्रेशर्स वगैरह आ जाए, तो एक फिर डायलेमा था। लेकिन आजकल के दौर से तो कोई मुकाबला ही नहीं था ना, प्रेशर जो आजकल हैं। तो एक डायलेमा था कि मैं इमरान खान, क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पे पसंद है, तो मैं इमरान खान पे इस वजह से तनकीद ना करूं, या फिर मेरी जॉब की रिक्वायरमेंट है कि इमरान खान साहब की हुकूमत में अगर परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, मामला ठीक नहीं चल रहे, तो मैं तनकीद करूं। तो मैंने फैसला किया कि जो मेरे प्रोफेशन की डिमांड है मैं वो करूँगा, मैं तनकीद करूँगा, और मैंने तनकीद की। तो बहरहाल इमरान खान साहब की हुकूमत पे तनकीद की बहुत सारे इशूज़ पे। इमरान खान साहब की हुकूमत गई तो जो कुछ इमरान खान साहब का पेज फटा इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो उसके बाद फिर मैंने अपने आप को एक डायलेमा में देखा। पीटीआई वाले मेरा बॉयकॉट भी कर चुके हुए थे, 1 महीना 1.5 महीना कोई मेरे शो में नहीं आता था। फवाद चौधरी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थे, वाइस प्रेसिडेंट बन गए बाद में। मुझे खुला चैलेंज मिला पीटीआई की तरफ से कि एक भी बंदा पीटीआई का अब अपने शो में लाकर तो दिखाओ। मैंने कहा जी ना है, अल्लाह मालिक है, और मैं शो करता चल गया। उससे पहले मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि पीपल्स पार्टी 1 साल 1.5 साल मेरे शो में नहीं आई थी। तो मैंने कहा जी अल्लाह मालिक है, मैं शो करता चला गया। तो लेकिन जब फिर मैंने देखा कि ये एक पेज फटने के बाद जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है, या जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, ये तो यार बड़ी ज्यादती है, तो बड़ा जुल्म है, ये तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। जो केसेस बन रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, जो बंदे जेलों में जा रहे हैं, और फिर जो कुछ मामलात सामने आ गए, ये तो ठीक ही नहीं है। तो मैंने अकॉर्डिंगली जो मुझे ठीक लगा वो बोलना शुरू किया कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती है, इमरान खान साहब के साथ ज्यादती है, केसेस दुरुस्त नहीं है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। लेकिन वो जो इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट का झगड़ा है ना जी, वो इस नहज को पहुंचा कि वन फाइन डे ये पैगाम आया कि आज के बाद इमरान खान का स्टेटमेंट तो ठीक है, कोई नहीं चलेगा, इमरान खान की तस्वीर नहीं चलेगी, टोटल ब्लैकआउट हो जाएगा इमरान खान का, जैसे अल्ताफ हुसैन का था, जैसे नवाज शरीफ का था। लेकिन साथ ही साथ आज के बाद कोई भी टेलीविजन एंकर इमरान खान का नाम भी नहीं ले सकता। मैंने कहा जी नाम क्यों नहीं ले सकते? नहीं जी नाम भी नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि इजाजत नहीं है। बड़ी हैरानकुन बात है, इमरान खान का नाम नहीं ले सकते। अब क्यों नहीं ले सकते? लेकिन इमरान खान का नाम क्यों नहीं ले सकते? मिसाल के तौर पे मैं बतौर एंकर पर्सन, क्या चलो 9 मई का वाकया हुआ है, 9 मई पे भी हमने एक स्टैंड लिया है, तो मेरा ये सादा सा सवाल है कि मैं प्रोग्राम करते हुए इमरान खान का नाम क्यों नहीं ले सकता? यानी कि मिसाल के तौर पे आप अंदाज़ा करें कि मैं मीडिया पर बात करते हुए, अपना प्रोग्राम करते हुए फिरौन का नाम ले सकता हूं, नमरूद का नाम ले सकता हूं, यजीद का नाम ले सकता हूं, इब्लीस का नाम ले सकता हूं, लेकिन मैं इमरान खान का नाम नहीं ले सकता। क्यों? बहुत सारे दोस्त हमारे मीडिया के ऐसे हैं जिन्होंने हवाला दिया, और हुकूमत वक्त ने भी और पीडीएम की हुकूमत ने भी हवाला दिया कैपिटल हिल का, कि जी अमेरिका में यहाँ पे कैपिटल हिल में जिन लोगों ने हमला किया था कांग्रेस पे, उन लोगों को पकड़ के रियासत ने सज़ा दी, और उसकी फिर वो मुमासलत जोड़ते हैं 9 मई के साथ। आप मुझे बता दें कि कैपिटल हिल पे जो हमला हुआ था, उसमें जो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स थे, उन्होंने हमला किया, रियासत फाल हुई, उसने केसेस बनाए, उन लोग जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे उनको पकड़ के कानून के मुताबिक अदालतों के सपुर्द किया, और अदालतों ने कानून के मुताबिक सजा दी। फेयर इनफ। लेकिन कोई एक चैनल मुझे बता दें पूरे अमेरिका में, CNN से लेकर दीगर जितने इनके चैनल्स हैं लोकल लेवल पे भी, जिस पे ये पाबंदी लगी हो कि वो डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं ले सकते। पाकिस्तान में मैं इमरान खान का नाम नहीं ले सकता। और फिर वही बात है कि मैं फिरौन का ले सकता हूं भाई, मैं नमरूद का ले सकता हूं भाई, मैं यजीद का ले सकता हूं, मैं इब्लीस का ले सकता हूं, लेकिन मैं इमरान खान का नाम नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि कुछ लोग जिनके पास ताकत है,
उन्होंने इमरान खान को यह पैगाम देना था कि भाई अगर हम चाहें तो पाकिस्तान के मीडिया से तुम्हें वाइप आउट कर सकते हैं, ना तुम्हारी शक्ल नजर आएगी, ना तुम्हारा कोई स्टेटमेंट नजर आएगा, और ना ही तुम्हारा नाम नजर आएगा। चलो, पैगाम उनके पास ताकत थी, वो ये कर सकते थे, उन्होंने कर दिया। लेकिन पैगाम जिसके थ्रू दिया है वो कौन है? वो तो मीडिया है ना। अब मीडिया अपने तई एक एंटिटी है, मतलब कि ये ताकत का जो खेल है या जो इक्तदार का खेल है, इसके अंदर मीडिया का क्या कसूर है भाई? मीडिया का क्या कसूर जिसके थ्रू ये पैगाम दिए जा रहे हैं? अब अपेरेंटली मीडिया इज एन एंटिटी एंड इट्स टॉक, मेनी पीपल हैव सेड दिस इन द पास्ट कि जी फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट है, वॉच डॉग का काम करता है, हुकूमत वक्त पर नजर रखता है जी मीडिया, ठीक है जी, फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट है। अब जो वो फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट था, उसका कसूर क्या? आपने उसके थ्रू पैगाम देना था, आप दे सकते थे, आपका बस चलता था, आपका जोर चलता था, आपके पास ताकत थी, आपने कहा कि जी ऐसे ही होगा और आपने पैगाम दिया। लेकिन जो जिसके थ्रू पैगाम जा रहा है उसकी भी तो कोई क्रेडिबिलिटी थी, उसकी भी तो कोई रेप्यूटेशन थी, उसका भी तो कोई इमेज था, उसको भी लोग जानते थे, उसने भी तो बाहर मोहल्ले में जाके मुंह दिखाना है। वो किस तरह मुंह दिखाएगा बाहर? इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये नुकसान इमरान खान का नहीं है अगर इमरान खान का नाम नहीं लिया जाता पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर, चेयरमैन पीटीआई कह दिया जाता। इमेजिन अगले दिन मैं देख रहा मेहर बुखारी सीनियर एंकर पर्सन है और वो कोई जुमला बोल रही थी और बोलते हुए उन्होंने कहा कि कुछ करते करते एकदम इमरान खान का नाम लेते साथ ही एकदम जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि इमरान खान मेरी जबान से निकल गया तो उन्होंने कहा चेयरमैन पीटीआई। एंड आई वाज लाइक यार, मतलब कि एक सीनियर एंकर पर्सन है, कितने सालों से टेलीविजन पर है, ये क्या रस्म चल गई है, क्या रीत चल गई है कि इमरान खान का नाम लेना कोड ऑफ एथिक्स के खिलाफ है, जर्नलिज्म के। ये किस किस्म की सेंसरशिप है? इस तरह कैसे आगे, मतलब कि कोई मुल्क मुझे बता दें, और फिर मिसाल के तौर पे आपने प्रोग्राम करना है तो उसके अंदर जो रियल इश्यूज हैं जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है, मुल्क का नुकसान हो रहा है, रियासत का, हुकूमत का, 24 करोड़ अवाम का नुकसान हो रहा है, सियासत का नुकसान हो रहा है, पार्लियामेंट का नुकसान हो रहा है, जुडिशरी का नुकसान हो रहा है, ब्यूरोक्रेसी का नुकसान हो रहा है, एस्टेब्लिशमेंट का नुकसान हो रहा है, तो उसके ऊपर आपने जो असल इश्यूज हैं जिसकी वजह से बात नहीं करनी, जो नॉन इश्यूज हैं उसके ऊपर आप जितनी मर्जी बात कर लें। आप मुझे बताएं कोई मुल्क ऐसे तरक्की कर सकता है जहां पर लोगों को लाखों रुपया तनख्वाह मिले इस बात की कि असल इश्यूज पर बात ना करना, नॉन इश्यूज पर जितनी मर्जी बात करो, होम्योपैथिक इश्यूज पे जितनी मर्जी बात, असल इश्यूज पर बात ना करना। लाखों रुपया इससे भी ज्यादा मिल सकता है लेकिन असल इश्यूज पर बात ना करना। कौन सा मुल्क ऐसे तरक्की कर सकता है? आप मुझे बताएं। तो ये जो बात है ना, मैंने जो कहा कि ये नुकसान इमरान खान का नहीं है कि इमरान खान का नाम नहीं ले पा रहा कोई मीडिया पर्सन पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स के ऊपर, सब चेयरमैन पीटीआई, ये नुकसान मीडिया का है कि लोगों के सामने मीडिया एक्सपोज हो गया। जो बड़ा बनता था कि जी हम यहां पर बैठे हैं और हम हक की आवाज और सच की आवाज, और अगर जुल्म होगा, ज्यादती होगी, उसको बेनकाब करेंगे और मजलूम को उसका हक दिलवाएंगे। भाई, और तू तो इमरान खान का नाम भी नहीं ले सकता, तूने तो कहना ही चेयरमैन पीटीआई। अच्छा, एक ही आदमी है वो, इमरान खान चेयरमैन पीटीआई इमरान खान है, फर्क नहीं है। लेकिन नहीं, बस इमरान खान का नाम नहीं लेना और यह पैगाम मीडिया के थ्रू जाएगा और मीडिया का हर एंकर विल बी अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द पावर दैट इज हेल्ड बाय द पीपल एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स। सो राइट फ्रॉम द टॉप पर्सन, जो कि सबसे सीनियर आदमी है, टू द जूनियर मोस्ट, कोई भी नाम नहीं ले सकता, कोई भी नाम नहीं लेगा। तो ये मेरी समझ में इसका नुकसान मीडिया की क्रेडिबिलिटी को, रेप्यूटेशन को हुआ है। सो मेरी ये गुजारिश है कि मैंने जैसे कि पहले कहा कि मैं सर्टनली आई एम विलिंग टू, दिस इज माय प्रोफेशन, दिस इज अ पार्ट ऑफ माय प्रोफेशन, आई एम अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, आई एम एन एंकर पर्सन, आई लव टू डू माय शोज। लेकिन मुझे इमरान खान का नाम लेने की इजाजत दी जाए क्योंकि ये आइन के, कानून के
खिलाफ नहीं है, ये आर्टिकल 10A का तकाजा है और हमारी अदालतें भी इस पे खामोश हैं, हमारी पूरी सहाफती बरादरी खामोश है, वकला खामोश है। मतलब कि जो सूरत हाल है वो सबके सामने। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबडी, हर कोई अपनी इस्तात के मुताबिक कोशिश करता है, कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है, कोई नहीं भी करता, ठीक है। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबडी, लेकिन ये जो मामला है इससे नुकसान मीडिया का है। अच्छा, दूसरा मतलब कि बहुत सारे इश्यूज पे बात ही नहीं हो सकती है। मिसाल के तौर पे चलो साइफर ट्रायल पे तो बात नहीं हो सकती क्योंकि वो कौमी सलामती का मामला और सीक्रेट है और सीक्रेटिव तरीके से उसका ट्रायल भी आगे चल रहा है, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब स्टे कर दिया बहरहाल। लेकिन आप मुझे बताएं कि इंसानी हकूक की बदतरीन पामाली जो PDM के दौरे हुकूमत में हुई है और अभी तक हो रही है, उस पर बात क्यों नहीं हो सकती? उस पर भी नहीं बात हो सकती। लेजिस्लेशन का कोई इशू है, फौजी अदालतों के कयाम की बात है, वो आईनी है, गैर आईनी है, कानूनी है, गैर कानूनी है, इस पर खुल के बात नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इस तरह मुआशरे कैसे तरक्की करेंगे? इस तरह हमारा मुल्क कैसे तरक्की करेगा? सोसाइटी जमूद का शिकार हो जाएगी, घुटन, सफोकेशन। इस तरह तो लोग ज़हनी मरीज बन जाएंगे। खौफो हिरास आप फैला दें, एंड इफ समबडी इज हैप्पी अबाउट इट, इफ द गवर्नमेंट इज हैप्पी अबाउट इट, समबडी इज हैप्पी अबाउट इट कि जी देखें हमारी दहशत फैल गई है, तो इट इज नो गुड सर, इट डज नॉट सर्व एनी पर्पस। लोग जब खौफो हिरास का शिकार होते हैं, इट इज नॉट अ पॉजिटिव सेंटिमेंट, इट इज नेगेटिव सेंटिमेंट। वक्त आने पे वो फिर उसका इजहार भी करते हैं। तो ये जो लेजिस्लेशन पे बात नहीं हो सकती, फौजी अदालतों के क़याम पे क्यों बात नहीं? आई एम अ लॉयर और मेरा उसके ऊपर एक मौक़िफ़ है और उसके ऊपर बात करना मेरे प्रोफेशन का हिस्सा है। एज अ लॉयर, एज एन एंकर पर्सन, उस पर बात होनी चाहिए। तो ये कहने का मकसद जो है, ये बहुत सारी और चीज़ें। इमरान रियाज साहब तकरीबन मेरे ख्याल में 4 महीने गायब रहे। मैंने अपने वीलॉग्स में तो जो जिक्र करना था सो करना था, मैंने अपने प्रोग्राम्स में भी कुछ बार जिक्र किया, लेकिन बहुत दफ़ा बहुत जगहों पे जिक्र होना बनता था, लेकिन जिक्र अब मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि इमरान रियाज के साथ नज़रियाती तौर पे इख्तलाफ अपनी जगह पे है, लेकिन यार उसका ये मतलब तो नहीं है कि वो बंदा गायब हो जाए 4 महीने, उसका बाप, उसकी माँ, उसके बीवी, उसके बच्चे परेशान और उसका पता ही नहीं लग रहा, और अदालत में भी प्रोसीडिंग चलती चली जा रही है और कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा और उसके ऊपर बात भी नहीं हो पा। ये तो टोटल मतलब कि सुनवाई कोई नहीं ना फिर। तो ये वाला जो माहौल पैदा हुआ ना कि मीडिया पे बात ही नहीं हो सकती है, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ना ये मुल्क के लिए दुरुस्त है, ना सियासत के लिए, ना मीडिया के लिए, ना पॉलिटिशियंस के लिए, ना एस्टेब्लिशमेंट के लिए, ना 24 करोड़ अवाम के लिए। इसको रिविजिट करना चाहिए उन लोगों को जिनके पास इख्तियार है, इक़्तिदार है, ताकत है। तो अभी क्योंकि मामलात जो हैं वो बड़े मुश्किल हैं, मीडिया पे बैठ के बात करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और वो मामलात जिनके ऊपर बात होनी चाहिए, जिनके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ, जिनके ऊपर बोलना चाहता हूँ, बाकी सारी चीज़ें आप छोड़ दें, बहुत सारे मामलात, सिर्फ एक चीज़ के इमरान खान का नाम लेना इतना बड़ा मसला बना हुआ है पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर, तो ये मजाक ही है ना, ये मजाक है। ये मीडिया पर्सन्स को लोग आइडियलाइज करते हैं कि जी देखें आकर बोलता है तो कितना ज़बरदस्त बोलता है और परवाह नहीं करता और ऐसे और वैसे, तो उनके पल्ले आप क्या छोड़ रहे हैं कि अगर वो एक नाम भी नहीं ले सकता तो उसके पल्ले कुछ भी नहीं। तो उससे बेहतर है कि आप ना बोलें, उससे बेहतर है कि आप मुस्ताफ़ी हो जाए, उससे बेहतर है कि आप इस्तीफ़ा दे दें। मैं जानता हूँ कि वक्ती तौर पर उसकी ज़रब तो लगती है, तकलीफ़ भी होती है, नौकरी जाती है, हर किसी के बस की बात भी नहीं है, हर कोई कर भी नहीं सकता। आई टोटली अंडरस्टैंड दैट, लेकिन फिर कुछ लोगों को तो करना पड़ेगा, कुछ लोगों को तो करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पर कोई
ये साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा कि जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा कोई अमल कर दिया या स्टेप लिया। नो, इट इज़ नथिंग। मैं सिर्फ अपने तई जो कर सकता हूँ मैं वो कर, जो मुझे सही लगता है मैं वो कर रहा हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री। आई नो देयर इज अ प्राइस अटैच्ड टू इट एंड आई जस्ट डू नॉट अंडरस्टैंड कि ये जो हो गई है पोलराइजेशन और तकसीम और जो अनाव का तसादुम है और जो माइंडसेट्स बन गया और उसके मुताबिक जो प्लान बन गया और उस प्लान की इम्प्लीमेंटेशन कम व्हाट में एंड कोई यहाँ से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जो है चीज़ें जाती हैं चली जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे मुल्क का क्या फ़ायदा होगा? मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि जी इससे मुल्क का फ़ायदा नहीं होगा। इस सिचुएशन को डिफ्यूज़ होना चाहिए और ये डिफ्यूज़ इसी तरह होगी कि अगर लोगों को बात करने की इजाज़त मिलेगी, अगर लोग बोल सकेंगे इसके बारे में। अगर कोई बोल ही नहीं सकता, एक घुटन का माहौल है, खौफ का माहौल है, जिन फिरा हुआ है, तो फिर ये डिफ्यूज़ कैसे होगी? तो मैं सिर्फ ये समझता हूं कि अगर आप नहीं उस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते जिस तरह से आपका दिल करता है कि आप कंट्रीब्यूट करें या आप करना चाहते हैं और आप नहीं कर पाते हैं, तो उससे बेहतर है कि फिर आप स्टेप डाउन कर दें, आप मुस्ताफ़ी हो जाएं, आप रिज़ाइन कर दें। तो मैंने वही फ़िलहाल किया और इन द मीनवाइल जो कुछ भी मैं कहना चाहता हूँ, जो भी मेरे दिल की आवाज़ है, जो मुझे सही लगता है, जो मुझे हक लगता है, सच लगता है, इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक लगता है, एंड द प्रिंसिपल्स दैट आई स्टैंड फॉर आर रूल ऑफ लॉ एंड डेमोक्रेसी, कानून की बालादस्ती, जमहूरियत, आइन, आज़ादी इज़हार राय। तो उन पे मैं यकीन रखता हूँ और उसके मुताबिक मैं बात करता रहूँगा, अपने यूट्यूब के ज़रिए करता रहूँगा। कहीं और मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी और अपनी सोच के मुताबिक बात करने का मौका टेलीविज़न पे, चैनल पे मिलेगा तो मैं उसको ज़रूर अवेल करूँगा, सर्टनली अवेल करूँगा। लेकिन अगर नहीं मिलेगा तो मैं सब्र करूँगा, शुक्र करूँगा, इंतज़ार करूँगा, अपना हिस्सा डालता चला जाऊँगा और जब अल्लाह खैर करे कोई बेहतर वक्त आएगा तो फिर दोबारा देख लेंगे। और ये नशेब व फराज आते रहते हैं, ये हर मतलब कि अच्छे वक्त के बाद बुरा वक्त और बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त आता है और ये दिन फिरते रहते हैं। और मैंने बहुत अर्ली स्टेजेस में होश संभालते साथ ही बड़े नशेब व फराज देखे भी हैं लाइफ में। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये तो क्या मतलब कि बेवकूफ़ है, लगता होगा कुछ लोगों को, मिसाल कुछ लोगों को नहीं समझ आती है। एक रेगुलर सोच रखने वाले को जो सिर्फ करियर ओरिएंटेड है उसको नहीं समझ आई होगी या नहीं आती होगी, लेकिन भाई मुझे समझ आती है बिकॉज कितना कंफर्टेबल हो जाएंगे आप नौकरी रखने से, कितना कंफर्टेबल हो जाएंगे, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे। कितनी देर के लिए हो जाएंगे? कितनी देर है आपके पास? कितनी देर तक आप दुनिया में हैं? कितनी देर तक आपकी सांसें चल रही हैं? है किसी को पता? है किसी के पास गारंटी? तो वो जो एक आइडियल स्टेट जहां पे टोटल कंफर्ट हो, उसके लिए इंसान जुस्तजू करता है। वो गालिब ने भी कहा था कि बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो अरमान तो ख़त्म ही नहीं होते ना इंसान के, लेकिन माइंड मेकअप करने की बात होती है और नशेब फराज आते रहते हैं, ज़िंदगी में चलते रहते हैं, ऊपर नीचे होता रहता है। मैंने देखे भी हैं। तो अल्लाह खैर करेगा, इसमें से भी गुजर जाएंगे अल्लाह के फजल व करम से। तो बहरहाल आप सबसे दुआओं का इल्तमास है, दुआओं की दरख्वास्त है। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। यूट्यूब के ज़रिए इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा और जैसे ही मुझे लगा कि ये कोई मुनासिब मौका है टेलीविज़न के ज़रिए भी अपने ऑडियंस के साथ रिकनेक्ट करने का, तो मैं उसको भी इंशाल्लाह ताला अवेल करूँगा, कोशिश करूँगा उसको अवेल करने की। और जब तक नहीं कर पाता तब तक यूट्यूब के ज़रिए इंशाल्लाह आप लोगों से रब्ता कायम रहेगा। और जो इश्यूज़ हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे, उसके ऊपर मैं अपना बेलाग तज्ज़िया, तबसरा और ख़बरें आप तक पहुँचाता रहूँगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।